गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जैसा कि हिस्ट्री का चैप्टर जो नाज़ीवाद और हिटलर का पढ़ रहे हैं उसमें हम सेकंड जो थीम है हिटलर का उदय। अभी तक हमने पढ़ा कैसे कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कैसे कैसे मंदी के साल आए, फाइनेंशियली वीक होता गया जर्मनी, कैसे कैसे दूसरे देशों ने उसके ऊपर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अब आज हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। अब लोग परेशान हो गए, अब हिटलर के रास्ता बन गया लोग उस पर विश्वास करने के लिए। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। अभी हिटलर के बारे में बता रहे कि कैसा था वो। 1889 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही गरीबी में, इनका जो जवानी तक ये रहे बहुत गरीबी में रहे। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। यानी इतनी मुश्किल थी, इतनी गरीबी थी कि रोजी रोटी भी नहीं थी, तो उस वजह से अपना नाम, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इसने, हिटलर ने भी अपना नाम फौज में लिखवा लिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, यानी मैसेज पहुंचाने वाला काम किया। कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए और कुछ उसको अवार्ड्स भी मिले, कुछ मेडल्स भी मिले बहादुर होने के कारण। जर्मन सेना की पराजय ने उसे हिला दिया था। अब जब उसने देखा कि जर्मन सेना तो हार गई, जर्मनी तो हार गया, दूसरे देशों का कब्जा हो रहा, तो वो हिल गया अपने देश को हारता हुआ देखकर। लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। यानी एक पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी ना, लेबर टाइप की, उसके मेंबरशिप ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। पहले तो मेंबर बना और धीरे धीरे उसका कंट्रोल, उस पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। जो जर्मन वर्कर्स पार्टी को पहले तो मेंबरशिप ली हिटलर ने, फिर उसको ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे उसका मालिक बन के बैठ गया और उसको नया नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी का नाम भी दिया गया। जो लेसन का नाम है ना, नाज़ीवाद, इसी पार्टी को बाद में, हिटलर की ये पार्टी थी, हिटलर की नहीं थी, किसी और की थी। पहले हिटलर मेंबरशिप ली हिटलर ने, उसके बाद अपना कंट्रोल इसके ऊपर लिया, फिर खुद इसका मुखिया बन के बैठ गया और इसका नाम भी चेंज किया और बाद में यही पार्टी नाज़ी के नाम से जानी गई। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना दी। यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की प्लानिंग कर ली हिटलर ने 1923 में। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीति खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। ये शुरू में कि भी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा ये कुछ नहीं कर पाया। लेकिन महामंदी के दौरान, लेकिन जब गिरावट आई रुपए पैसे में, महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। एक आंदोलन छिड़ गया, रेवोल्यूशन आ गया जर्मनी में। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मिडिल क्लास को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी या कम दिखाई दे रही थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% ही वोट मिले। 1932 तक आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी ये बन गई, नाज़ी पार्टी, जो हिटलर, जिसकी अब हिटलर मुखिया था, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 1932 तक आते आते बहुत बड़ी पार्टी देश की बन गई। उसे 37% वोट्स मिले लोगों के। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, यानी बोलने में बहुत माहिर था, स्पीच वगैरह बहुत अच्छी देता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था अपनी स्पीच जब वो बोलता था। उसका वायदा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य भी देगा। वो ऐसा वादा करता। अपने यहाँ भी जब चुनाव होते तो पार्टीज वायदे करती ना, ऐसे हिटलर ने भी जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो भी बोलने में तो माहिर था, स्पीच देने में, इस तरीके के उसने वायदे किए। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा, यानी विदेशी लोगों को यहाँ से भगा देगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची।
वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। होती ना रैलीज, हमारे यहाँ भी होती हैं जब इलेक्शन होता है, ऐसे हिटलर ने भी इलेक्शन होने से पहले बहुत बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा साबित कर दिया कि देश के लिए बहुत अच्छा है, एक रक्षक है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार के रूप में जन्म लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई दी। इसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजरा था। यानी इस माहौल में जब हिटलर आया और उसने ऐसा आश्वासन लोगों को दिया, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशानी में होकर गुजर रहे थे, देश में तो थी बेरोजगारी, भूखमरी, लेकिन बाहर के देश भी कब्जा कर रहे थे। तो ऐसे में जब हिटलर आया तो लोगों को लगा कि ये हमारी परेशानियों का हल कर सकता है। 30 जनवरी 1933 को 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने को दे दिया। चांसलर बन गया देश का। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, ये पद इसको दिया गया। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। अब सत्ता उसके हाथ में आ गई, देश का सबसे बड़ा पद उसके हाथ में आ गया। अब उसने क्या किया, जितनी भी लोकतांत्रिक शासन की संरचनाएं थी और संस्थाएं थी, उन सबको भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। एक अग्निकांड हुआ जर्मन के संसद में। इसमें क्या हुआ था, 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी कुछ ऐसा हुआ देश में, जर्मनी में कि लोगों के ऊपर देश की जो प्रेस की, सभा की या अपनी कोई भी अभिव्यक्ति जाहिर करने की आज़ादी छीन ली गई। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा, धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया उसने। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं बेटा, ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। और ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। यानी एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को बंद कर दिया जाता था, दुनिया से उनका कोई नाता नहीं रहता था और उनको बिना कोई मुकदमा चलाए कैद रखा जाता था और आसपास सारे में बिजली का करंट दौड़ता था, तो वो भाग भी नहीं सकते थे। तो कम्युनिस्ट जितने थे उनको, जो एक अलग पार्टी थी कम्युनिस्ट, उन पार्टी के लोगों को उसने कैद कर लिया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुशी 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना भी बनाया। यानी नाजी जो इसकी पार्टी थी, इसने अपने ही देश के कम्युनिस्ट जो लोग थे, जो इसकी पार्टी को नहीं मानते थे, उनका नाश किया और बाकी 52 और नस्लों का भी नाश किया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के मुताबिक जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। हिटलर का राज्य स्थापित हो गया, तानाशाह बन गया, लोगों का शासन नहीं रहा। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया और संसद ने पूरा अधिकार अब हिटलर के हाथ में दे दिया। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, एसएस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया। यानी कुछ मिलिट्री, पुलिस, इस तरीके के लोगों का गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। और इनको इतने अधिकार दिए गए कि कहा गया कि कहीं भी देखो, कम्युनिस्ट को देखो और जो 52 किस्म के लोग थे उनको देखो तो देखते ही गोली से उनको उड़ा दो। इस तरीके से अपने देश में, इनके देश में ऐसा हो गया। गेस्टापो के यंत्रणा ग्रहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना ग्रहों में भेज सकते थे। यानी इनके ऊपर इतना अधिकार था गोली मारने का, किसी को भी जेल में डालने का, बिना मुकदमा चलाए यातना देने का, टॉर्चर करने का, ये सारा अधिकार हिटलर ने अपनी जो सेनाएं बनाई थी उनको दे दिया था।
हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री वालमार को शाक्त को सौंप दी। शाक्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कॉर वैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया और एक साम्राज्यिक नेता के नारे की आड़ 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। यानी ये सब इसने करना शुरू कर दिया। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबी से ऐसा लगता है कि देश की नियति अब पलटने वाली है। इस प्रकार हिटलर ने ऐसा काम किया। लेकिन हिटलर यहाँ तक नहीं रुका। शाक्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। शाक्त एक व्यक्ति रखा था ना, इसने इकोनॉमिस्ट रखा था, तो उसने सलाह दी कि ज्यादा पैसा खर्च ना करे। वो शाक्त को उनके पद से हटा दिया इसने, क्योंकि नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह न थी। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। अब उसने सोचा अब मुझे युद्ध लड़ना पड़ेगा दूसरे देशों के साथ। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपने देश की सीमा दूसरे देशों में बढ़ाता जाऊँ और उनके संसाधन अपने देश में लाता रहूँ। इस प्रकार से मेरे पास रुपये पैसे हो जाएंगे। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर पहुँच गया। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वो जर्मन जनता के लिए संसाधन रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, यानी रशिया पर हमला कर दिया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गए, जबकि पूर्वी मोर्चा दूसरे देशों पर कब्जा किया, लड़ाई झगड़ा करने लगा, युद्ध करने लगा और फिर दूसरे देश भी इसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। और ये सबसे बड़ी इसकी बेवकूफ़ी रही। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बच रहा था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा झेलना नहीं चाहता था, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिकों ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। दूसरा विश्व, इसमें क्या हुआ, यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। यानी पहला विश्व युद्ध हुआ, अब ये दूसरा विश्व युद्ध फिर हिटलर ने शुरू करा। और दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटेंगे। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी थी कि ऐसा हुआ, नाज़ी लोगों ने ऐसा किया। तो अब जब दूसरे देशों का इन पे कब्जा हो गया तो नाज़ी लोगों पर भी दूसरे देश के लोग अत्याचार करने लगे, टॉर्चर करने लगे। बेटा थीम 2 हमने कर लिया, थीम 3 हम कल करेंगे, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। कैसे हिटलर का उदय हुआ हमने देखा, फिर कैसे कैसे हिटलर ने कब्जा किया, कैसे कैसे हिटलर ने दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण किया, सिर्फ क्या करने के लिए कि अपना दबदबा बनाना चाहता था। ये पूरा जो थीम 2 है पढ़ लेंगे, अपने आप भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, वो कॉपी में करेंगे और इसी पीरियड में पोस्ट करना है। ऑल द बेस्ट।